हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा मिशन DSSB पीजीटी कॉमर्स फीमेल का रिवीजन सीरीज का लेक्चर 2 है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग्स फ्रेंड्स, अगर आप हमारे लेटेस्ट अपडेट नोट्स गेट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई डाउट है या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आप हमें मेल करके बता सकते हैं। और अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। Cost audit is a critical review undertaken to verify the correctness of cost account and to check the cost accounting principle have been followed efficiently followed। कोस्ट ऑडिट में क्या किया जाता है? कोस्ट ऑडिट में करेक्टनेस ऑफ कोस्ट अकाउंट देखते हैं और ये देखते हैं कि जो कोस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल है वो फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए। करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज इंट्रोड्यूस statutory cost audit to regulate about 45 vital industries of the country। इंडिया एक लौती कंट्री है जिसने स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट किया है 45 वाइटल इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statement and select the correct code। Business economics is same as economics। Business economics focus only on profit। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है, बिजनेस इकोनॉमी होती है मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल फैक्टर फर्म्स हम इसका डेटा स्टडी करते हैं। और जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की दोनों ब्रांच यानी कि माइक्रो और मैक्रो दोनों का स्टडी किया जाता है। तो ये कह रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एज एन इकोनॉमिक्स। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स की कुछ चीजें इकोनॉमिक्स की कुछ चीजें बिजनेस इकोनॉमी में अप्लाई होती हैं। इकोनॉमिक्स जो है ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? नैरो कॉन्सेप्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स फोकस करती है प्रॉफिट पे। ये ट्रू है स्टेटमेंट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सी, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज फंडामेंटली माइक्रो इकोनॉमिक्स इन नेचर। इकोनॉमिक्स बोथ है, यानी कि दोनों ब्रांचेस होती है इसमें, माइक्रो भी और मैक्रो भी। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करती है, बट इकोनॉमिक एज अ होल डज नॉट फोकस ऑन प्रॉफिट, इट ऑल्सो फोकस ऑन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 3, which of the following is not the factor determining elasticity of demand? Elasticity of demand को determine यानी कि इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं? नेचर ऑफ कमोडिटी, एक्सटेंट ऑफ यूज, इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस यानी कि प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करती है इलास्टिसिटी, रेंज ऑफ सब्सटीट्यूट, कितने सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी, जॉइंट डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगी, इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करती है और गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ से पूछा है नोट द फैक्टर्स, तो कौन सा फैक्टर नहीं है? नेचर ऑफ द कमोडिटी है, एक्सटेंट ऑफ यूज है, इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस है, टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, consider the following statement and select the correct statement। Production function has only short run production function। Wrong। Production function आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। One is short run and another is long run। जो आपका short run है इसको law of variable प्रोपोर्शन भी कहते हैं और इसको लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं और इसको लॉ शॉर्ट टर्म लॉ भी कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? सिर्फ एक लेबर वेरिएबल फैक्टर होता है, बाकी सारे फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स। लेबर
वेरिएबल फैक्टर है और अदर फैक्टर्स क्या है, फिक्स। और लॉन्ग रन में जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है, इसमें क्या होता है, ऑल फैक्टर्स वेरिएबल। क्लियर है ये बात? अब देखते हैं स्टेटमेंट आपसे पूछिए, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। प्रोडक्शन फंक्शन हैज ओनली शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, नो। लॉ ऑफ रिटर्न आर क्लासिफाइड एज रिटर्न टू फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही फैक्टर चेंज होता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर। तो यहाँ पे दो लॉ हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न टू स्केल का पार्ट नहीं है, रॉन्ग, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, ये लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, और शॉर्ट टर्म को मिला के ही लॉन्ग टर्म बनता है, तो ये इसका एक पार्ट है। टेक्निकली दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लेकिन ये कह रहा है नोट द पार्ट, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग। प्रोडक्शन फंक्शन हैज ओनली लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, अगेन दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों होते हैं, शॉर्ट रन भी होता है और लॉन्ग रन भी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 5. Consider the following statement and select the correct statement. आपको करेक्ट स्टेटमेंट, इनको ध्यान से पढ़ना, कई बार जल्दबाजी में हम एग्जाम में गलत पढ़ लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट बनानी है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट्स आर सोल्ड। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, अगेन दिस इज रॉन्ग। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, परफेक्ट कंपटीशन में रिसोर्स की मोबिलिटी परफेक्ट होती है, यानी कि आसानी से एक जगह से हटा के रिसोर्सेस को दूसरी जगह लगाया जा सकता है। अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो एज्यूम किया जाता है, मींस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है, अब्सेंट होती है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग परफेक्ट कंपटीशन। Moving on the next question, question number 6, match the following. Perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly. Perfect competition में अगर हम पावर की बात करते हैं, पावर कैसी होती है, लार्ज। मोनोपोली में नो पावर, मोनोपोलिस्टिक में सिग्निफिकेंट पावर, और ओलिगोपोली में क्या होती है, स्लाइट पावर। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज पावर, यानी कि ए के साथ 3, बी के साथ सेकेंड, सी के साथ फर्स्ट एंड डी के साथ फोर्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस सिग्निफिकेंट पावर की बात हो रही है यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना कि कई बार कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। अगर आपने सारी मार्केट पढ़ी हुई है तो आसानी से आप ये चीज बता सकते हो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Consider the following statement and select the correct statement. Business finance is classified on the basis of ownership as owner fund and borrowed fund. Correct है कि बिजनेस फाइनेंस को ओनर फंड और बोरोड फंड में क्लासिफाई किया जाता है। The example of owner fund are not only equity but also GDR and ADR. This is again the right statement. देखिए GDR क्या होता है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, और ADR क्या होता है, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। अमेरिका में जो यूएस में और यू कैन से अमेरिका में इशू की जाती है वो है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, और वहीं के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। और GDR अमेरिका को छोड़ के बाकी जगह GDR यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस के लिए GDR का यूज किया जाता है। इस तरह से इंडिया का भी इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट है होता है, जो पहली बार सबसे पहले रिलायंस ने इशू किया था। IDR इंडिया का इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट जो है वो किसने किया था, रिलायंस इंडस्ट्री ने पहली बार मार्केट में इशू किया था, इंटरनेशनल मार्केट में। जो GDR ADR इस तरह की डिपोजिटरी रिसिप्ट होती है, इन पे डिविडेंड तो मिलता है लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, तो ये इक्विटी का पार्ट है लेकिन इनको डिविडेंड मिलता है बट वोटिंग राइट गेट नहीं होता। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। बोरोड फंड इंक्लूड डिबेंचर्स,
लीज फाइनेंसिंग एंड बैंक लोन। बोरोड फंड में डिबेंचर, लीज फाइनेंसिंग एंड बैंक लोन तीनों के तीनों आते हैं, तीनों का तीनों करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a common condition for public issue and right issue? पब्लिक इशू और राइट इशू की कौन सी कॉमन कंडीशन नहीं है? पब्लिक इशू क्या होता है? जब फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी इशू की जाती है मार्केट में, इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? पब्लिक इशू। और राइट इशू क्या है? राइट इशू किसको दिया जाता है? राइट इशू दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अगर किसी कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर है और फिर वो फ्रेश कैपिटल आगे इशू करती है या रिमेनिंग कैपिटल इशू करती है, तो सबसे पहले जो शेयर्स हैं वो उनको एग्जिस्टिंग शेयर्स होल्डर को ऑफर करती है। उन शेयर्स को क्या कहते हैं? राइट इशू। एंड बोनस शेयर क्या होता है? डिविडेंड जो है कैश में ना देके शेयर में अगर दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बोनस शेयर। क्लियर? अब यहां से देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट कह रहा है करेक्ट, कॉमन नहीं है इन दोनों के लिए। नो इशू शुड मेक अ पब्लिक और राइट इशू फॉर स्पेसिफिक सिक्योरिटी। नो इशूअर शुड मेक अ पब्लिक और राइट इशू फॉर स्पेसिफिक सिक्योरिटी। कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी के लिए कोई भी इशूअर उनको पब्लिक या राइट इशू नहीं कर सकता। करेक्ट स्टेटमेंट है एकदम। Unless it has made its application to at least one recognized stock exchange for listing of its specific security। भाई आईपीओ करने के लिए या राइट इशू करने के लिए उसको कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करना पड़ता है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Unless the firm or the company arrange its finance from verifiable and accountable means towards 50% of the stated means of finance, including the amount that is allowed to rise through public issue and right issue। यानी कि पब्लिक इशू और राइट इशू कहते हैं स्टेट मीन्स ऑफ फाइनेंस एक्सक्लूडिंग द अमाउंट दैट इज अलाउड टू रेज थ्रू पब्लिक इशू एंड राइट इशू। तो अगर इस सिचुएशन को पेनलाइज करते हो तो यहाँ पे जो वेरीफाइबल सोर्स है उसमें कम से कम 75% होना चाहिए, और यहाँ पे लिखा हुआ है 50%, तो ये क्या है? स्टेटमेंट रॉन्ग है। Unless all the party paid up equity shares of the issuer have either been fully paid up or forfeited। क्लियर है? दिस इज अगेन द राइट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये स्टेटमेंट मैंने इसी को रिपीट किया है, आपको यहीं पे बता दिया कि 50% की जगह क्या होना चाहिए? 75%। Question number 9, indicate the correct code for the following two statement, assertion and reason। assertion क्या दिया हुआ है? The value of a country currency depend on whether it is a free float and fixed float। किसी भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो फ्री फ्लोट है या फिक्स फ्लोट। ट्रू। फ्री फ्लोट इज बेस्ड ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन दैट आर डिमांड एंड सप्लाई। फ्री फ्लोट जो है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। And fixed float is governed by the country's authority to set the value of currency। और जो fixed float है वो जो आपकी गवर्नमेंट है या अथॉरिटी है जिसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो इसको गवर्न करती है, मेंटेन करती है। उसको क्या करना होता है? इसको मेंटेन करने के लिए गोल्ड के रिजर्व और फॉरेन करेंसी के रिजर्व को स्टॉक करके रखना पड़ता है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन, क्योंकि फ्री फ्लोट पे डिपेंड करती है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है, और फिक्स फ्लोट पे डिपेंड करती है क्योंकि वो गवर्नमेंट और कंट्री उसको मेंटेन करती है। किसके थ्रू? गोल्ड रिजर्व और फॉरेन करेंसी रिजर्व के थ्रू। यानी कि अगर फिक्स रेट गवर्नमेंट को करनी है, करेंसी की फिक्स फ्लोट करना है, तो उसके लिए उनको जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होते हैं उसके लिए गोल्ड और फॉरेन करेंसी के रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Function is done by planning is done by middle level management
विच इज प्रपोज टू टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। मिडल लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग बनाता है और उसे फिर टॉप लेवल को अप्रूवल के लिए देता है। डायरेक्शन इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू हैव अ कंट्रोल ओवर अदर टू लेवल। जो डायरेक्शन है वो टॉप लेवल करता है ताकि बाकी दो लेवलों को भी मैनेज किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। जो प्लानिंग है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है और उसको फिर मिडल लेवल क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। प्लानिंग टॉप लेवल बनाता है और मिडल लेवल क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। एंड डायरेक्टिंग जो है वो कौन करता है, वो करता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर है? इन ऑर्डर टू गेट कंट्रोल ओवर द अदर सबऑर्डिनेट लेवल्स। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ जाएगा, नीदर वन नोर टू। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. Consider the following statement regarding motivation and choose the correct statement. Motivation is that inner state that energize, activate or moves and direct behavior towards goal. एकदम सही है, क्योंकि एक्टिवेशन करती है, एनर्जाइज करती है, मूव करती है टूवर्ड्स कॉमन गोल। The motivator of the different people are different, but the common motivator for many is money. अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग मोटिवेटर होते हैं, लेकिन मनी एक कॉमन मोटिवेटर है जो सबको मोटिवेट करती है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो विच वन इज फॉल्स। आपको बतानी है फॉल्स स्टेटमेंट। लर्निंग इज मच मोर ब्रॉडर based while training is very specific and is limited to one particular job or topic. True. Learning is a long-term process while training is a short-term and specific process. Learning long-term होती है और training क्या है, short-term और specific. True. Learning is formal process and training is either formal or informal. This is wrong statement. Learning जो है वो formal भी हो सकती है और informal भी हो सकती है, और जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ क्या होती है, फॉर्मल। लर्निंग इज अ सीरीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज पर्सनली और प्रोफेशनली। दिस इज ऑल्सो द ट्रू स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आरबीआई की कंसर्न में ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। Reserve Bank of India comes under the purview of Banking Regulation Act 1947. Wrong. Reserve Bank of India प्रीव्यू में कब आई थी, 1934 में, अंडर Reserve Bank of India Act 1934. Both coin and papers are minted and printed by RBI. जो coin है और ₹1 का नोट है वो गवर्नमेंट के अंदर प्रिंट होता है, मिंटेड होता है, और अदर करेंसीज RBI करता है। आप देख लेना, कॉइन और ₹1 के नोट पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेक्रेटरी के साइन होते हैं। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। आरबीआई अनाउंस मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करती है, फिस्कल पॉलिसी कौन अनाउंस करता है, गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट जो मेजर अडॉप्ट करती है स्टेबिलिटी लाने के लिए इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, उन्हें क्या कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी। RBI also does various development and promotional activity. RBI अलग अलग तरह की promotional and development activity करती है। This is the right statement. Clear? Moving on the next question, question number 14. Examine the following statement and select the incorrect statement. कौन सी correct बतानी है हमें, incorrect statement. Treasury bills, certificate of deposit, commercial paper, commercial bill are part of money market. True. ये सारे के सारे मनी मार्केट से रिलेटेड है, और मनी मार्केट कैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करती है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मनी मार्केट फंक्शन बोथ ऑन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज मार्केट। मनी मार्केट ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों होती है। बोथ दी स्टेटमेंट्स ट्रू, लेकिन क्या बोल रहा है वो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आपको ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मैच करना है। एग्जाम का क्या तरीका होता है, सबको मैच नहीं करना होता,
हम एक एक को देखते हैं जिसको हमें श्योरिटी होती है। 1990 में कौन हुआ था एस्टेब्लिश? सिडबी, फर्स्ट के साथ 3। 1955 में आईसीआईसीआई, फोर्थ, सेकंड के साथ 4th। यहीं पे अपना टाइम सेव कर लेना है। कोई कॉमन और ऑप्शन होता तो आगे का देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी लर्न करने के लिए बाकी ऑप्शन भी आपको मैं बता रही हूँ। आईडीबीआई आपका कब हुआ? 1964। और आईएफसीआई ये हुआ आपका 1948, यानी कि सी के साथ सेकेंड और 4th के साथ फर्स्ट। ये तो अभी लर्न करने के लिए हम कर रहे हैं। एग्जाम में आपने जहां पे आपको आंसर मिल जाए वहीं पे स्टॉप हो जाओ, सारी मैचिंग करने की नीड नहीं है। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।